एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम जीओसी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जीओसी को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को खत्म किया है, तो आज हम जीओसी को करेंगे। वैसे तो बच्चों देखो, जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंथी है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जिसमें हमारा जो एग्जाम है वो आसानी से कवर हो जाए, ठीक है। तो जीओसी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। अब देखो बच्चों, जीओसी क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, जितने भी है और भी हैं बहुत सारे, तो उनकी जो साइंटिफिक स्टडी करवाता है जो कौन हमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, वो करते हैं कार्बन से। आपको पता है स्टार्टिंग करते हैं हम कार्बन से, ठीक है। और कार्बन से क्यों स्टार्टिंग करते हैं? क्योंकि मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बता चुकी कि इसके पास बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन होती है, उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये मैं बता चुकी। पिछली बार एस्टर 2022 में क्वेश्चन आया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, वो मैंने देखा नहीं, मैं करवा नहीं पाई वहां पे। तो उसमें ये था, ट्रू फॉल्स में पूछ रखा था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वो ट्रू फॉल्स में था। तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते कार्बन के कंपाउंड्स, वो क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के मोस्टली कंपाउंड क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो कार्बन है इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब सीधा सीधा आप एक ही चीज समझोगे। कार्बन है, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और चारों बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ठीक है। 4, 3 ये और एक ये 4, ठीक है। सिंपल याद रखो, 3 और एक 4 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? sp2, ठीक है। और अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगी? sp। ये बात अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो चुकी, लेकिन यहाँ पे जरूरी है 4 बॉन्ड बना रहा है sp3, 3 बॉन्ड बना रहा है sp2 और 1 बॉन्ड बना रहा है sp, ठीक है। अब बच्चों देखो, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की कोई हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड को हम लेते ही नहीं। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो हम sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो sp ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ठीक है। या फिर अगर इसके साथ कोई भी कंपाउंड कोई भी लगा हुआ है तो भी sp ही रहेगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या नहीं करते? हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं करते। ये मैं बता भी चुकी, लेकिन यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो एस्टेट 2020 में आया था, ठीक है। और एक आया था 2018 में आया था शायद, 1/3 ब्यूटाडाइन से। तो इसका क्वेश्चन था CH2 CH, ये क्वेश्चन था बच्चों, और हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी। इस क्वेश्चन में हमसे हाइब्रिडाइजेशन निकलवा रखी थी, ठीक है। अलग अलग दे रखी थी sp, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करके किसी इसके sp दे दी, sp2 sp3, इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन थे, ठीक है। तो हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो आप निकालो इसकी हाइब्रिडाइजेशन को और बताओ। ये हमेशा 1 नंबर में पूछी जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछता है हमसे, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो CH3 है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ H, ठीक है। CH, डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखो, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगा? sp3। ये क्या होगा बच्चों? sp3, क्योंकि इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3, इसका मतलब ये क्या होगा? sp2, 1 2 3 sp2,
इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 sp2, ठीक है, और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये sp, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन था, एस्टेट 2020 में आया था, कार्बन से पूछा, हमेशा पूछता है, या तो आपको फॉर्मूला दे देगा, एक आया था 19 में आया था शायद, पता नहीं, मैं देखूंगी अभी, 1/3 ब्यूटाडाइन दे रखा उसने, ठीक है, उसने ये मेंशन नहीं किया 1/3 ब्यूटाडाइन दे रखा, लेकिन मैंने तो आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सिखाया है कि उसकी जरूरत कैसे पड़ती है, हर जगह पे आईयूपीएससी की जरूरत होती है हमें, क्वेश्चन चाहे वहां से कई बार आ जाता है, कई बार छोड़ भी देता है वो, लेकिन आईयूपीएससी तो हर जगह ही लागू होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एस्टेट 2020 में आया था। अब एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ आपको, ये आया था 2018 में आया था 1,2 ब्यूटाडाइन, ठीक है, हमें इसका ये पूछा था हाइब्रिडाइजेशन बतानी है 1,2 ब्यूटाडाइन की, लेकिन मैंने आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बता रखा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको आईयूपैक लगाना पड़ेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ब्यूटा, ब्यूटा मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला कि डाई इन है, 1 2 डाई इन, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 है, और 1 पे और 2 पे है, यानी कि 1 के ऊपर है डबल बॉन्ड, ठीक है, और 2 के ऊपर है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 ब्यूटा डाई, ये इसका क्या बच्चों फॉर्मूला। अब हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन की। वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे, बताया था मैंने, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये H यहाँ पे तो जुड़ेगा ही नहीं, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, H2। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें, बहुत सारी चीजें मैं वहां पे बता चुकी, ठीक है, कार्बन के बारे में। अब देखो ये हो गया हमारे पास, इसकी हमें हमसे पूछी गई थी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन इसकी पूछी गई थी। तो देखो इसकी कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, चारों वैलेंसी कंप्लीट है, तो क्या आ जाएगा sp3, 4 बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या है sp3। अब देखो इसकी 1 2 3, 2 है तो मतलब एक अगर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, 3 है कंप्लीट, तो क्या आ जाएगा sp2। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, ये मैं बता चुकी। अब देखो यहाँ पे देखो 2 ही बॉन्ड है सिग्मा, तो क्या आ जाएगा sp। आपको ये तो पता होगा, अगर किसी के पास ये है तो इसके पास ये एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, इस बात का तो पता होगा, इसके पास एक सिग्मा है एक पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो इसके पास एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, देखो 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बीच वाला सिग्मा और 2 पाई। इतनी तो मेडिकल या नॉन मेडिकल से आपने कर ही रखी है, केमिस्ट्री में तो पढ़ी रखी थोड़ी बहुत तो, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा sp, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, H2 है यहाँ पे, एक H यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक H यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1 2 3, क्या आ जाएगा sp2। ये हमसे निकलवाया था 2018 के अंदर, ठीक है, ये हमसे निकलवाया था। अब बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कार्बन में ही, उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा गया था विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑप्शन थे बच्चों, कार्बन जो sp बनाता है, ठीक है, कार्बन जो sp2 है, कार्बन जो sp3 है, ठीक है। इस बात का मतलब समझ गए, यानी कि ये कार्बन वो वाला है जो ये वाला जो sp की फॉर्मेशन कर रहा है, ये कार्बन है जो अपनी 3 वैलेंसी को कंप्लीट 1 2 3 sp2 वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन है जो चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। अब हमसे इनमें से ये पूछा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। देखो बच्चों यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज s करेक्टर, ठीक है, परसेंटेज s करेक्टर, परसेंटेज s करेक्टर इस मतलब क्या है, देखो इसमें sp है, ठीक है, जितना s उतना ही p है, जितना s उतना ही p है, तो इसमें जो 50% क्या है s और प्लस 50% क्या है p है। ये आप ये मत सोचना ही क्या है क्या नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस थोड़े कंसेप्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन है, कंसेप्ट है क्वेश्चन है, ठीक है। जीओसी तो अभी हमारी अच्छे से स्टार्ट ही नहीं हुई, ये क्वेश्चन बेसिक से पूछे गए थे, इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50% S और 50% P है, ठीक है, 50% S और 50% P है। इसके अंदर देखो
33% एस है और 66% क्या है, पी है। ठीक है, तो अब इसमें कितना है, इसमें 25% एस और 75% पी है। ठीक है, तो परसेंटेज एस करेक्टर जिसका जितना ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात याद रखनी है। जो जितना परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। ठीक है, तो परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज्यादा, इसका, तो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ए, फिर बी, फिर सी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये भी आपका स्टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जिसका जितना परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर ये दो है, एस और पी, 50% एस और 50% पी है इसके अंदर। ये देखो sp2 है, इसका मतलब 33% क्या है, एस है और 66% क्या है, पी है। यहाँ पे देखो 25% एस और 75% हमारे पास क्या है, पी। तो इनमें से परसेंटेज एस किसके पास ज्यादा हुआ, किसके पास ज्यादा हुआ, इसके पास। ठीक है, और तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की डिग्री। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे अब हम इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे, रेजोनेटिव इफेक्ट करेंगे, तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि टर्सरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये कम करेगा। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच ऑन इट, कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके ऊपर अटैच है। इस बात का मतलब देखो बच्चों, अब देखो मैं अगर ये पूछूं CH2 CH3, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, CH3 अब देखो बच्चों CH3। ठीक है, देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में अटैच होते हैं, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इसको प्राइमरी कार्बन बोलूंगी। ठीक है, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, ये मानो ये केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की लैंग्वेज है। ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, सिंपल सी चीज, कुछ भी नहीं है। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको बोलूंगी प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये देखो दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो मैं इसको बोलूंगी सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो मैं बोलूंगी बच्चों सेकेंडरी कार्बन। ये यहाँ पर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन से, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, टर्सरी कार्बन। और इसकी नोटेशन क्या होगी, डिग्री लगा के। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो चार कार्बन से जुड़ा हुआ 1 2 3 4, इसको मैं क्या बोलूंगी, क्वार्टरनी कार्बन। ठीक है, तो ये इनकी नोटेशन है। जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट करवाऊंगे, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इफेक्ट से बहुत ज्यादा आते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये पैरा डायरेक्टिंग है, ये इफेक्ट कौन सा लगेगा, ये खींचेगा या देगा, स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, तो ये हमसे पूछा जाता है। तो वहां पर मैं सीधा ये बोलूंगी कि ये टर्सरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। आपको पता होना चाहिए, एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ा हो टर्सरी, चार से जुड़ा हो क्वार्टरनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, अब जो एक चीज और समझो आप, ऑर्गेनिक करने से पहले बेसिक एक चीज और है। अब हमारे पास कंपाउंड कई बार एग्जाम के अंदर पता है ये कार्बन नहीं देता, कार्बन लिख के नहीं देता, ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है और ऐसे दे देता है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, अगर जिसको केमिस्ट्री नहीं आती उसको मैं पूछ रही हूँ, इस बात का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट, ये बच्चों कार्बन है हमारे पास। ठीक है, ये एंड पॉइंट कार्बन है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कार्बन, फिर कार्बन किससे अटैच है, कार्बन से। ठीक है, फिर कार्बन, ये एंड पॉइंट किससे अटैच है, कार्बन से, फिर यहाँ पे किससे अटैच है, कार्बन से, डबल बॉन्ड इसके बीच में है। ठीक है, फिर यहाँ पे किससे अटैच है, कार्बन से, और फिर यहाँ से किससे अटैच है, कार्बन से। तो मैं ये ऐसे लिखूंगी। ठीक है, ये ऐसे लिखूंगी। तो ये आपको नोटेशन समझ में आ गई होगी ऑर्गेनिक समझने से पहले कि हमें कार्बन को ऐसे लिखना है। ठीक है, देखो बच्चों एक बार एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब हमसे एक बार पीजीटी केमिस्ट्री में पूछा गया था कि जो बेंजीन है ना, इसके पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, और हमारे एस्टेट टीजीटी में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये वैसे तो ऑर्गेनिक से रिलेट नहीं करता, लेकिन ये देखा जाए तो ऑर्गेनिक से रिलेट भी करता है।
क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र है, ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर पहले तो पता होनी चाहिए। अभी हम ऑर्गेनिक करेंगे तो बेंजीन ही बेंजीन करेंगे, याद हो जाएंगे, सारे कंपाउंड याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेंजीन है, इसमें पूछा था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आप मैं इसको बता चुकी कि ये जो डॉट है ना, इनको सी लिख लो पहले, ठीक है, आसानी रहेगी। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, सी कार्बन कार्बन, सी मतलब कार्बन, ठीक है, सी कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और जहां डबल बॉन्ड लगे हुए हैं वहां डबल बॉन्ड लगा दो, ये करना है पहले तो। और उसके बाद इस जो कार्बन है इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। वैलेंसी को कंप्लीट मैं 1000 बार बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन से करना है, ठीक है। कितने हो गए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4, इस सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। यहां से हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को गिनना। देखो पाई बॉन्ड तो हमें सीधे ही दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड तो हमें सीधे ही पता चल रहा है कि 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, इसके अंदर पाई बॉन्ड 3 है, हमें सीधा पता चल रहा है, ठीक है। अब सिग्मा काउंट करते हैं। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 6 तो ये हो गई, 6 तो ये हो गए इसके अंदर वाले, प्लस 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 ये हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। कई बार पता है क्या होता है कि हम वैलेंसी को ही कंप्लीट नहीं करते, हम यहाँ से देखने लग जाते हैं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और 6 सिग्मा और 6 पाई, 6 सिग्मा और 3 पाई, हम ये करके आ जाते हैं। और ऑप्शन भी मिलता हमें, ऐसा ऑप्शन तो कंफर्म मिलेगा, जो डाउट है ना वो ऑप्शन कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसके पास देखो कितने हैं, 12 सिग्मा है और 3 क्या है, पाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें आया हुआ है एस्टेट के अंदर, लेकिन ये पीजीटी में क्वेश्चन था, पर इतना टफ नहीं था, टीजीटी में भी दे सकता है, ठीक है, या फिर इसको बदल भी सकता है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, जो फिनोल है, जो फिनोल है इसके अंदर मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, फिनोल में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना। और दूसरा मैं पूछूं, अगर टोलवीन है, टोलिन CH3, एक इसके अंदर बताओगे मुझे सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आ सकते हैं, मतलब बेंजीन थोड़ी ना जरूरी कि बेंजीन ही आएगा, उसे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो इनका निकाल के बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, ये कब आया था, एस्टेट 2021 में, टीजीटी में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जिस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस है क्वेश्चन बच्चों, वो मैं सब कुछ करवा चुकी, केमिकल बॉन्डिंग हमारी हो चुकी, पीरियोडिसिटी हमारी हो चुकी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को कराते, ये मेरे आगे आ गया था तो मैंने ले लिया इसको, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है शेयर नहीं कर रखे, नहीं कर रखे, ठीक है, इस मॉलिक्यूल ने, ठीक है। इसकी वर्डिंग को समझो, जिसको देखो ये क्वेश्चन आएगा ना तो वो कहाँ गलती करेगा, वो सिर्फ हमारी जो आदत है वो क्या है, सिर्फ सेंट्रल को ही देख लेते हैं और उसी की सारी चर्चा ही उसी पे रखते हैं, किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी की बॉन्डिंग, सब कुछ इसी पे रखते हैं। तो इसलिए मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये फॉस्फोरस है इसके वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बच्चों, देखो ये नाइट्रोजन वाली रो से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हमें पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यहां से नाइट्रोजन के पास तो सबको पता होना ही चाहिए, कार्बन से क्या है, कार्बन से नेक्स्ट ही है, कार्बन के पास 4 है वैलेंस सेल में, तो नाइट्रोजन के पास वैसे ही आइडिया लग जाएगा 5 है, किसी को याद नहीं है तो बाकी याद होना चाहिए, 2s2 2p3, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के अंदर, बस इसके अंदर भी 5 ही होंगे, 3s2 3p3, यहाँ पे एक सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके पास भी कितने होने चाहिए, 5, इसके पास हमें पता चल गया वैलेंस सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बात सबको पता चल गई, इसके पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन ने कितने शेयर कर लिए इसने, 5 थे, ठीक है, शेयर कितने कर चुका, 3 के साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, यानी कि एक लोन पेयर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, शेयर नहीं कर रखे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रखा, लोन पेयर का भी जिक्र नहीं है, यानी कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं किए इसने, ठीक है। अब देखो पूरे मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, अब हमें पता है जो क्लोरीन हमारा
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आती है रो, फ्लोरीन वाली। तो इसके पास वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसको एक की नीड है, ये हेलोजन है, ठीक है। ये तो याद होना चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा ये याद करने की कोशिश करोगे तो सारे याद हो जाएंगे। मतलब सारे क्या, हमें तो मेन मेन ही चाहिए, थोड़े थोड़े पी ब्लॉक तो याद करना ही पड़ेगा आपको। तो ये कितने हैं, 7 है इसके वैलेंस शेल में, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 है। देखो 1s2, 2s2, 2p5, ये रहे 7, ठीक है। यहाँ पे देखो 3s2, 3p5, 7, ठीक है। तो इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक की शेयरिंग की है, एक की शेयरिंग की है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बचे हुए हैं। वैलेंस शेल के अंदर 6 तो बच गए, 6 इसके पास बच गए, 6 इसके पास बच गए, 6 इसके पास, 18 + 2 = 20। देखो बच्चों यहां तक मत रह जाना, मॉलिक्यूल जरूर देखना, आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ना है। अगर यहाँ तक रह गए तो देखो ऑप्शन कितना साफ क्लियर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्या है 20, ऑप्शन डी। तो ये एस्टेट में आया हुआ था 2021 में, ठीक है। तो अब देखो मुश्किल था कुछ, मतलब जो कंसेप्ट कर रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आ रहे, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग खोलो, थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। हाँ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज और समझो बच्चों, फिर हम इंटरमीडिएट करेंगे, ठीक है। फिर हम कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल ये मैं आपको बताऊंगी। अब देखो अगर मैं ये लिखूं DU और DBE, ठीक है, ये वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मतलब कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी बोल सकते हो मैं इसको, क्योंकि नेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। और पीजीटी के लिए तो है ही अच्छा टॉपिक, लेकिन हमें उतना डीप नहीं करना, हमें सिर्फ इतना पूछना है, क्या पता एग्जाम में ये पूछ ले, कोई भी आपको कंपाउंड दे दे और पूछ ले कि इसका DU बताओ, तो आपको सीधा देखते उसका DU पता होना चाहिए। तो DU क्या होता है बच्चों, डबल क्या होता है, डबल हाँ DU पूछ ले तो DU क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। या फिर मैं क्या बोलूं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। सिंपल बात है, इसके अंदर DU क्या होता है, जैसे अब मैं एक चीज ये बोल दूं आपको कि मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं बोलूं इसमें DU बताओ, तो जितना डबल बॉन्ड है उसका DU उतना ही है। DU इसका कितना हो गया 1, DU कितना हो गया 1, ठीक है। एक डबल बॉन्ड किसके इक्वल होता है बच्चों, रिंग के इक्वल। एक डबल बॉन्ड किसके इक्वल होता है, रिंग के इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं एक रिंग देख के आपसे इसका DU पूछूं तो आप इसका DU कितना बताओगे 1, कितना बताओगे 1। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है टीजीटी में, टीजीटी में अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक DU उसने पूछा ही नहीं, पूछेगा तो यहीं से स्टार्ट करेगा बिल्कुल 0 से, ठीक है। एक रिंग है इसका DU कितना 1, एक डबल बॉन्ड इसका DU कितना है 1, ठीक है। अगर मैं 2 डबल बॉन्ड दे दूं तो DU कितना हो जाएगा 2, 2 डबल बॉन्ड दे दूं तो DU कितना हो जाएगा बच्चों 2। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों अब हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो हमें समझने बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या बच्चों, जैसे समझाते हो। अगर मैं ये बना दूं A+B से मैं C बना दूं, A+B से मैं C बना दूं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेंगे। रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, जो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और ये होता है हमारा प्रोडक्ट जो बना हुआ है, मतलब रिएक्शन से जो बनेगा रिजल्ट बनेगा वो क्या होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रिएक्शन ऐसे तो हुई नहीं कि रिएक्टेंट डाले और सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ऐसे तो हुई नहीं होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, अगर मैं 2 कलर मिलाऊं आपस में, उनकी रिएक्शन करवा दी 2 कलर की, सिंपल से सिंपल चीज बता रहे हैं, 2 कलर की रिएक्शन करवा दी, ठीक है। और उनसे हमें पता था कि रेड कलर बनना है, रिएक्शन करवाई ब्लू से या फिर कोई और कलर, उनसे हमें पता कि रेड कलर बनना। अब एकदम को 2 कलर मिलाते रेड नहीं बनेगा, वे दोनों रिएक्ट करेंगे, हल्का हल्का उनका कलर चेंज होगा, ऑरेंज बनेगा पहले फिर उसके बाद रेड बनेगा, ठीक है। जो ऑरेंज बीच में जो बना है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन है, यहाँ पर इन दोनों से कुछ बीच में कुछ जरूर बनेगा, बीच में बनेगा और फिर वो कन्वर्ट हो, माने यहाँ से डी बन गया कुछ भी, ठीक है, डी बन गया और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। जो ये बीच में जो बना है ना बच्चों, बीच में वो क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट।
जो बहुत स्मॉल टाइम के लिए बनता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। बिल्कुल हल्का सा टाइम के अंदर बनेगा ये, बिल्कुल बनेगा और खत्म हो जाएगा, बनेगा और खत्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट के अंदर हमारी रिएक्शन चली जाएगी। उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब क्या क्या हो सकते हैं रिएक्शन में इंटरमीडिएट? होने को तो बहुत ज्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, पर हमें क्या पढ़ने हैं, हमें मेन पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन कैसे बनेगा? अब देखो बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको याद हो ही गई होगी, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ये सबको पता चल गया होगा। पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी पता चल गया होगा। ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए तो दूसरी सेल है, ये पहली सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो कार्बन है, इसके पास मैं वैलेंस सेल ही लिखूंगी यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास 2s, और ये क्या है 2p। 2s के पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कार्बन की मैं बोलती हूँ इसको ग्राउंड स्टेट, मतलब कार्बन के साथ जब तक छेड़खानी नहीं की होती तब तक कार्बन इस फॉर्म में हमें मिलेगा। पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी के अंदर 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे, मतलब छेड़खानी का मतलब क्या, इसके साथ जब हम बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन बॉन्ड बनाएगा, तब अगर बॉन्ड बनाएगा तो देखो कोई भी एटम, दूसरा एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा तो यहाँ तो दे ही नहीं पाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही प्रेजेंट है, तो 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो क्या होता है बच्चों, चीजें क्या होती है, जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन को कुछ एनर्जी दी जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर एक्साइट होकर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, उसको बोलते हैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन था यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन उठकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। ये है 2s और ये है 2p, ठीक है। अब मुझे कार्बोकटाइन बनाना, मतलब रिएक्शन हुई, रिएक्शन के अंदर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया, रिएक्शन हुई, रिएक्शन के अंदर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, उसको बोलते हैं कार्बोकटाइन। कटाइन मींस आयंस मींस, कटायंस मींस होता है पॉजिटिव चार्ज आना। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चला जाना, ठीक है। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगी तब ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे अब देखो कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 3 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड, ठीक है। और इसका ये वाला पोर्शन क्या रह गया, वैकेंट रह गया, खाली रह गया। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कोई भी एटम जब इसके साथ बॉन्ड बनाने आएगा, मानो कार्बन ही आएगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ देगा, 1 कार्बन यहाँ देगा, 1 कार्बन यहाँ देगा, तो 3 बॉन्ड ही बना पाएगा ये। तो ये क्या होता है, कार्बोकटाइन, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि आप लोगों से, ये समझ में आ गया होगा कार्बोकटाइन, इसमें मैं पूछूं कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हुए, 1 2, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों, 3। पाई बॉन्ड यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं। आउटर मोस्ट सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, यहाँ पे देखो यही आउटर मोस्ट सेल, इनर सेल तो ये है जो हमने छेड़ी नहीं, आउटर मोस्ट तो यही है, तो इसके पास कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, लेना चाहता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन, सभी चाहते हैं कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तभी मैं सेटिस्फाई हूँ। ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल बच्चों, देखो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहे। न्यूक्लियोफाइल होगा जो न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन से प्यार करे, मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार करे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है। अब जो एक चीज समझो यहाँ से, जो हमसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कार्बोकटाइन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल में, इंटरमीडिएट में जो हमसे पूछी जाती है, स्टेबिलिटी पूछी जाती है। अब आप एक बात बताओ, इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप एक चीज ये बताओ मुझे, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, कंगाल हो, ठीक है, तो और अगर आपको कोई पैसे ले जाए आपसे, जितने हैं बचे खुचे जितने भी है वो ले जाए, तो वो आपको स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा।
तो वो आपको अनस्टेबल कर जाएगा, ठीक है। और एक अगर आपके पास पैसे नहीं और कोई आए और आपको पैसे दे जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या है, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इससे क्या कर लेगा, विड्रॉ। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैं ये अच्छे से पढ़ा दूंगी आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। बस ये समझो जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आई इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों, अब हमारे पास कार्बो अनायन, ठीक है, क्या है, कार्बो अनायन। कार्बो अनायन क्या होता है बच्चों, देखो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p2, ये तो याद हो गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये थी ग्राउंड स्टेट, ये थी ग्राउंड स्टेट। अनायन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर कर गया, मतलब कटायन कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज, अनायन इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्साइट कर गया, यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये एक्साइट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 2 3, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। कार्बन की क्या होगी बच्चों, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसे बोल रहा है कि कार्बो अनायन, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिएक्शन के दौरान इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन था, रिएक्शन हुई तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता कहीं भी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ये हाइब्रिड हो जाते हैं, बाद में सेम एनर्जी बन जाती है इनकी। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब बच्चों देखो, जब भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर देखो एक कार्बन ने क्या किया, 3 तो थे इसके पास, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, मानो यहाँ से कार्बन से बन गया, यहाँ पे कार्बन से बन गया, यहाँ पे कार्बन से बन गया, 3 बॉन्ड तो इसके बन गए, ठीक है। अब जो ये एक बच गया, ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, एक लोन पेयर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ जाएगा, लोन पेयर की फॉर्म में। लोन पेयर वो होता है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो तो बॉन्ड ना बनाए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बॉन्ड नहीं बना रखा है इसने, ये लोन पेयर है। और लोन पेयर को ही हम यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, नेगेटिव चार्ज से, डॉट से और नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास है बच्चों लोन पेयर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे बॉन्ड हुए और एक है ये लोन पेयर के रूप में, ठीक है, कैसे भी लिख लो, रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अब ये मैं पूछूं इससे सिग्मा बॉन्ड इसके पास कितने, अगर हमसे ये पूछ लिया कार्बो अनायन के पास सिग्मा बॉन्ड बताओ तो कितने हैं, 3, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने बच्चों, पाई बॉन्ड तो 0, एक भी नहीं है पाई बॉन्ड तो इसके पास, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर एक है, एक पेयर ऑफ लोन पेयर है, तो यह कितना है, एक लोन पेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल के पास इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, आउटर मोस्ट के पास 2 4 6 और 8, ठीक है, कंप्लीट है इसका ऑक्टेट। चार्ज कितना है, चार्ज क्या है -1, एक नेगेटिव इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है। डायामैग्नेट, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। डायामैग्नेटिक क्या होता है जो, देखो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। डायामैग्नेटिक क्या हो, जिसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो। यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी पेयर में है और ये दोनों भी पेयर में है, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, डायमैग्नेटिक। वैसे इसको हम अलग से करेंगे डायमैग्नेटिक को, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ से देखो डबल बॉन्ड पूछ सकता है, पाई बॉन्ड पूछ सकता है, लोन पेयर पूछ सकता है, आउटर मोस्ट कुछ भी आपसे यहाँ से पूछ सकता है। तो इसमें है ना, लो ये आप एक बात चीज मुझे ये बताओगे, अब क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है। मतलब क्या है इस बात का, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। देखो बच्चों, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, और कोई भी एटम अपने ऊपर किसी भी चार्ज को मतलब जो अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबिलिटी फील करता है। तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब ये एक वैसे एक बात बताओ, अगर कोई रिच आदमी है, बहुत ही ज्यादा रिच आदमी है, ठीक है, तो उसको किस चीज की जरूरत है, क्या उसको कोई पैसे दे तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल। रिच है और रिच हो जाएगा, वैसे तो ऐसा वो तो फिर भी स्टेबल ही होएगा, लेकिन एक समझने के लिए देखो, रिच आदमी को और ज्यादा रिच बना दे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। अगर इसकी मैं स्टेबिलिटी पूछूं आपसे, इसकी अगर मैं स्टेबिलिटी पूछूं, स्टेबिलिटी अगर मैं इसकी पूछूं तो क्या इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तब स्टेबल होगा, या इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तब स्टेबल होगा? बच्चों देखो, ये चाहता तो है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, पर ये नेगेटिव चार्ज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये इसको देना चाहता है, ये इसको देना चाहता है। तो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसके ऊपर कोई लगा होता है तो ही ये स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब खींचने वाला ग्रुप होगा। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये है हमारा कार्बो अनायन। ठीक है, ये हमारा क्या बच्चों? कार्बो अनायन है। अब एक लास्ट रह गया हमारे पास फ्री रेडिकल। देखो बच्चों, अब है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या है बच्चों? देखो, कार्बन है, कार्बन ने क्या किया? कार्बन के पास वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। ठीक है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लिया, 3 के साथ तो कर लिया बॉन्ड, ठीक है, और एक उसने ऐसे ही रख लिया, उसको बॉन्ड नहीं बनाया, मतलब किसी के साथ उसको बॉन्डेड नहीं किया, एक को उसने ऐसे ही रख लिया। इसको बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब ये फ्री है, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये फ्री है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब अगर मैं पूछूं आपसे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड अगर कितने हैं तो कितने हैं? 3। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। ठीक है, ये बात मैं बताना भूल गई, जो कार्बो अनायन है वो क्या था? नेगेटिव चार्ज था ना उसके ऊपर, नेगेटिव। तो ये है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे। ठीक है, ये न्यूक्लियस लवर है, मतलब ये क्या चाहता है? अपने इलेक्ट्रॉन को दे दूं, प्रोटॉन को ले लूं। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये न्यूक्लियस लवर है। तो ये मैं भूल गई थी बात, कार्बो अनायन। ठीक है, अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है बच्चों, फ्री रेडिकल, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 6, 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने? 8। ठीक है, इसका मतलब ये क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो जो इसकी स्टेबिलिटी है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी पूछूं आपसे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? ये पहले बेचारा ये दिख रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास 8 नहीं है, ये पहले ही भिखारी है। ठीक है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसकी स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ही बढ़ेगी। इसकी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ही इसकी स्टेबिलिटी है बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? मैंने क्या बताया? जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक अनपेड, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, मतलब एक पेयर नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? पैरामैग्नेटिक। कई बार तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, या मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास? पैरामैग्नेटिक। ये बच्चों देखो, हमने जीओसी की स्टार्टिंग की आज। मैं आपको जीओसी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, किसी बच्चे को डर लग रहा हो कि जीओसी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रखी है और हमें आएगी नहीं, तो पहली बात तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी मैं आपको। जो जो आपके पेपर, मेरे पास आपके सारे पेपर हैं, उनको ध्यान में रखते ही मैं जीओसी पढ़ाऊंगी। वैसे जीओसी को पढ़े तो 1 महीने तक जीओसी चलेगी, लेकिन हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जो चीजें हमसे पूछी जाती है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाओ, मतलब कि मैं आपको ये नहीं कि भर भर जीओसी करवाऊं। हाँ, 10th क्लास में जितनी ऑर्गेनिक है वो मैं कंप्लीट बिल्कुल एक एक कंसेप्ट बताऊंगी, और 11th और 12th में उतनी करवाऊंगी जितनी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये अपनी स्टार्टिंग है क्लास की।